Hello students, कैसे हैं आप सब? Hope you all are fit and fine watching my video at Accounts Adda by People. पीछे आप देख रहे हैं Accounts of Non-Trading Organization. आज का जो हमारा टॉपिक होगा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से क्रिटिकल पार्ट को समझना हमारा मेन टारगेट आज की वीडियो का है। मैं माफी चाहूँगा, काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ जरूरी कार्य थे जिन्हें पूर्ण करने में समय नहीं मिल पाता है। खैर कोई बात नहीं, फिर से आज आपके सामने अपनी वीडियो लेके जो हमारा आज का टॉपिक आपने देखा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसे एनजीओ भी कहते हैं सामान्य भाषा में, नॉन गेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। आप में से कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स, कई हमारे दोस्त एनजीओ नाम से इसे जानते होंगे, लेकिन 12th अकाउंटेंसी में आप जब इसे पढ़ते हैं तो इसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। पीछे मैंने इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उन्हें समझाने से पहले थोड़ी ब्रीफिंग कर दूं, थोड़ा और आपको इसके बारे में डिटेल दे देता हूँ। नॉन ट्रेडिंग, नॉन मतलब जो नहीं है, ट्रेडिंग मतलब व्यापारिक। ट्रेड वर्ड से ट्रेडिंग बना है, ट्रेड मीन्स व्यापार, ट्रेडिंग यानी व्यापार करना। ऐसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन संस्था, आप इसे देखिए स्प्लिट करके मीनिंग आप निकाल सकते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संस्था, ट्रेडिंग मीन्स व्यापार करने वाली, नॉन मतलब नहीं, मतलब ऐसी संस्थाएं जो व्यापार नहीं करती वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के नाम से जानी जाती है। जब आप अकाउंट्स को पढ़ते हैं या कॉमर्स को पढ़ते हैं तो ट्रेड या बिजनेस का मेन मोटो होता है प्रॉफिट मोटो। बिना प्रॉफिट मोटो के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती। ये मेन हमारा जो एम है अकाउंटेंसी, या हम कह लें सार, बिजनेस का सार, व्यापार का सार लाभ में है। यदि आपको किसी कार्य के लिए प्रेरणा नहीं मिलेगी तो क्या आप कार्य करेंगे? नहीं करते। सेम उसी तरह जब व्यवसायी व्यवसाय करता है तो उसके लिए प्रेरणा स्रोत उस व्यवसाय से होने वाला लाभ होता है। तो यहाँ पर प्रेरणा स्रोत लाभ नहीं है, यहाँ पर प्रेरणा स्रोत कुछ और है। क्या है प्रेरणा स्रोत? आइए डेफिनेशन के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है ऐसी संस्थाएं हैं, लेकिन कैसे संस्थाएं जिनका उद्देश्य, इनका मेन मोटो क्या है? समाज की सेवा। पहला इनका मेन मोटो होता है कि जो आसपास का समाज है, जो हमारे सामाजिक लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनका समाज का सेवा करना, लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना। फिर क्या कहा? अपने सदस्यों का मनोरंजन। अब संस्था है तो उस संस्था से कुछ सदस्य जुड़ते हैं, उन सदस्यों के मनोरंजन का भी कार्य करती है, अथवा उनके हितों की रक्षा करना। जो भी मेंबर्स, सदस्य ऐसी संस्था से जुड़ते हैं उनके हितों का भी ऐसी संस्था ध्यान रखती है, परंतु लाभोपार्जन नहीं होता। लाभोपार्जन यानी लाभ का उपार्जन यानी लाभ कमाना। ऐसी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा एवं अपने सदस्यों के व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा करना होता है। लाभोपार्जन नहीं होता, उन्हें ही गैर व्यापारिक संस्था कहा जाता है। क्या होती है गैर व्यापारिक संस्था? आपने समझ लिया, उदाहरण के माध्यम से समझ लें। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। क्लब होते हैं, आप जाते हैं क्लब, खेलते हैं, अपना एंजॉयमेंट करते हैं और उसके लिए एक शुल्क देते हैं। अनाथालय का कॉन्सेप्ट देखिए, इस पे बहुत सटीक बैठता है कि अनाथालय आपसे पैसा तो लेते हैं, समाज से ऐसी संस्थाएं पैसा भी लेती है, लेकिन उस पैसे को किसी व्यवसायिक कार्य में न लगाकर समाज की सेवा के कार्यों में लगाया जाता है, जिससे समाज का कल्याण हो सके। तो अनाथालय भी एक एग्जाम्पल है। अस्पताल में लोगों को सेवाएं दी जाती, चिकित्सीय सेवाएं दी जाती, लाभ उपार्जन नहीं होता अस्पताल का उद्देश्य। अस्पताल का भी उद्देश्य सामाजिक कल्याण की भावना को प्रोत्साहित करना होता है। धार्मिक संस्थाएं, कई धार्मिक संस्थाएं आप टीवी टेलीविजन पे देखते होंगे। आस्था चैनल या संस्कार जैसे चैनलों के नीचे लाइन चला करती है कि हमारी ये संस्था है और आप इसके लिए इतना दान कर सकते हैं और इस दान से हम गौशाला बनवाएंगे, विद्यालय बनवाएंगे या अस्पताल खोलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे प्राप्त होने वाले धन का उपयोग सामाजिक कल्याणकारी कार्यों में करना होता है। स्कूल व कॉलेज भी समाज के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? ये हमारे भविष्य को यानी हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे समाज का कल्याण हो सकता है। क्योंकि किसी भी समाज का कल्याण इस बात पे निर्भर करता है कि उस समाज में रहने वाले बच्चे अथवा युवा कितने शिक्षित हैं। उम्मीद करता हूँ गैर व्यापारिक संस्था की
थ्योरी पोर्शन को, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स को आपने समझा होगा। दूसरी स्लाइड्स में अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ओके, थ्योरी पार्ट समझने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ नेसेसरी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। वो अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से खाते बनाना जरूरी है किसी भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में बोर्ड पे आप देख सकते हैं, डिटेल्स लिखी हुई है। समझते हैं। सबसे पहला जो नेसेसरी अकाउंट्स है आगमन शोधन खाता या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। फर्स्ट, सेकंड आपका आता है आय व्यय खाता, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंग्लिश में कहते हैं। ये दोनों अकाउंट्स नेसेसरी हैं किसी भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बनाने कंपल्सरी। ओके, समझते पहले ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या है। जब कोई भी व्यापारिक संस्था अपने खाते बनाती है तो उन खातों में आपने देखा कि वो कैश बुक बनाती है। कैश बुक क्यों? क्योंकि उसे पता चले कि कितनी कैश रिसिप्ट्स हुई, कितने कैश पेमेंट्स हुए। सेम उसी तरह थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट 90% सिमिलर होता है कैश बुक की तरह रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्यों सिमिलर होता है? क्योंकि इसमें भी किसी भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की सारी कैश रिसिप्ट्स और सारे कैश पेमेंट्स को लिखा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? पहला है ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, दैट मीन्स सारी कैश रिसिप्ट्स और सारे पेमेंट्स इस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में लिखे जाएंगे। जितनी कैश रिसीट्स होंगी वो रिसीट्स अकाउंट रिसीट्स कॉलम में, और जितने कैश पेमेंट्स होंगे वो पेमेंट्स कॉलम में लिखे जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी क्या विशेषता है? इट मस्ट बी एन ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। यानी आपके पास जब ये खाता बना रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपके पास एक ओपनिंग कैश बैलेंस होना चाहिए और क्लोजिंग कैश बैलेंस भी होगा। ये मस्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी रिसीट से ज्यादा पेमेंट्स नहीं हो सकते। आपके पास अगर 100 रुपए आते हैं तो आप 120 नहीं खर्चा कर सकते। यही बात इन्होंने समझाई है कि इट मस्ट बी एन ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे आएगा? माना आपके पास 10 रुपए ओपनिंग बैलेंस था और रिसीट्स आपकी 90 रुपए की नहीं, तो ये टोटल आपका रिसीट्स 100 हो गया, पेमेंट्स आपके 70 रुपए के होंगे, तो डिफरेंस वैल्यू जो हो जाएगी यही क्लोजिंग कैश बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट देखते हैं एक्टिव इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉट रिटन। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि जैसा पहला पॉइंट बोला है कि केवल कैश रिसीट्स लिखी जाएंगी, इसलिए ना ही आप एक्टिव इनकम लिखेंगे और ना ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट, देयर इज नो नीड टू मेंटेन बैलेंस शीट। हाँ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाने की कोई भी जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि आप रिसिप्ट पेमेंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाएं। ओके, उम्मीद करता हूँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की डिटेल्स को आपने थ्योरेटिकली समझ लिया है, और आगे जब प्रैक्टिकल की वीडियो बनेगी तो ये वीडियो आपके लिए उन सवालों को हल करने के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो जो बच्चे देख रहे हैं ध्यान से मेरी बातों को समझें और इन पॉइंट्स को वीडियो पॉज करके आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन, कैसी ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जहां मोटो प्रॉफिट होता था, वहां आप एक अकाउंट बनाते थे जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे। याद आया आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसा ही कुछ सिमिलर आपका यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जिसे हिंदी में आय व्यय खाता कहते हैं। ओके, यहाँ देखिए आपकी कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको लिखने में नहीं लिखने हैं, आपको डिटेल्स दी होंगी, तो आप कैसे क्लासिफाई करेंगे कि क्या चीज लिखें क्या ना लिखें। इसलिए आपको प्रॉब्लम आपकी जो है ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं इन पॉइंट्स को आज की वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है? डोनेशन। डोनेशन क्या होगी ये समझ लीजिए। ऐसी संस्थाएं जो गैर व्यापारिक है, यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ये व्यक्तियों से दान लेती हैं। दान का क्या उद्देश्य होता है आप जानते हैं? समाज सेवा, कोई भी सामाजिक कल्याण का कार्य। तो दो तरीके के दान होते हैं, जनरल और स्पेशल।
जनरल डोनेशन जो होती है सामान्य कार्यों के लिए ली जाती है, स्पेशल डोनेशन स्पेशल कार्यों के लिए ली जाती है। तो जनरल डोनेशन का जो अमाउंट होता है कंपैरेटिवली छोटा होता है, कम अमाउंट की जनरल डोनेशन होती है, जबकि स्पेशल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन की अमाउंट बड़ी होती है। आप ध्यान रखें कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है अमाउंट का नेचर, रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है। समझ लीजिए, अगर आपको पता है रेवेन्यू कैपिटल नेचर क्या होता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू जब बात करते हैं तो रेवेन्यू छोटी छोटी अमाउंट होती हैं, रेगुलर आने वाली अमाउंट या रेगुलर जाने वाली अमाउंट होती हैं। कैपिटल की जब बात करते हैं तो ये अक्सर बड़ी अमाउंट होती है और कभी कभार ये संस्था में आती है या संस्था ऐसे व्यय करती है। क्लियर? तो जो जनरल का नेचर होता है वो रेवेन्यू नेचर होता है, यानी छोटी छोटी अमाउंट, इसलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। दूसरी जो स्पेशल डोनेशन है उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। क्लियर? कभी कभार इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में नोट दे देता है कि आपको 50% पार्ट कैपिटलाइज करना है, 50% पार्ट का आपको रेवेन्यू मानना है। तो आप क्या करेंगे, सपोज दैट 1000 की अगर डोनेशन है, 50-50 की बात कही है, तो आप 500 रुपए इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे और बाकी के 500 बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी बोलते हैं इसे, आजीवन सदस्यता शुल्क के नाम से हिंदी में जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जब संस्था में आता है तो संस्था उसे शुल्क लेती है कुछ, वो शुल्कों में विशेष प्रकार का शुल्क है आजीवन सदस्यता शुल्क, यानी आप लाइफ टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन ट्रेडिंग है या एनजीओ है उसके लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे ऐसी फीस चुकाने के बाद। जाहिर सी बात है ये अमाउंट भी बड़ी होगी, क्यों? क्योंकि एक ही बार आ रही है। मैंने जब आपको बताया कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर के बारे में, तो ये एक बार ही होते हैं और इनकी अमाउंट भी अक्सर बड़ी होती है, इसलिए इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आप लिख देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में गलती से भी मत लिखिएगा। तीसरा पॉइंट है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी हिंदी में प्रवेश शुल्क कहते हैं। जब आप संस्था में प्रवेश लेते हैं तो आपको प्रवेश शुल्क रजिस्ट्रेशन फी के नाम से भी जानते हैं। आप विद्यालय में लेते हैं, अनाथालय में जुड़ जाता है या किसी भी क्लब से जुड़ता है तो उसे रजिस्ट्रेशन फी देनी होती, उसे एंट्रेंस फी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में प्रवेश शुल्क कहते हैं। और प्रवेश शुल्क का नेचर क्या होता है कि संस्था में हम एक बार देते हैं प्रवेश शुल्क, लेकिन संस्था में लोग हमेशा जुड़ते रहते हैं, तो संस्था के लिए ये एक्सपेंडिचर जो है या रेवेन्यू नेचर भी हो सकता है या कैपिटल नेचर भी हो सकता है। इनकम है संस्था की, ये कैपिटल नेचर भी हो सकती है और रेवेन्यू नेचर भी हो सकती है। तो आप अगर अमाउंट को आप नोटिस करेंगे, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, अमाउंट को हम देखते हैं कंपैरेटिवली अमाउंट छोटी है तो आप उसे इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में लिख देंगे, लेकिन अगर कंपैरेटिवली अमाउंट बड़ी है तो आप उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे। क्लियर? कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट नोट करके दे दिया जाता है कि इसे आपको यहाँ लिखना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज है, तो आप खुद ही एक नोट दे दें और अपने तरीके से उस सवाल को हल करें। ओके, नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी का जो मीनिंग होता है उत्तरदान या वसीयत होती है। क्या होती है लेगेसी? कभी कभार ऐसे सदस्य संस्था में जो जुड़े हैं संस्था से, जिनका लगाव होता है, वो संस्था के नाम अपनी मृत्यु से पहले अपनी इनकम, अपनी पूंजी या अपनी जमीन जायदाद का एक बड़ा भाग संस्था के नाम वसीयत कर देते हैं। तो ऐसे संस्था को प्राप्त होने वाली संपत्ति लेगेसी के नाम से जानी जाती है। और आप जानते हैं जो बड़ा भाग है वो भवन भी हो सकता है, वो जमीन भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी अमाउंट ज्यादातर बड़ी अमाउंट होती है और बड़ी अमाउंट होती है तो कैपिटल नेचर होता है, इसलिए इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी कॉलम में लिखा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, एंडाउमेंट फी से धन समर्पण शुल्क भी कहते हैं। यहाँ आपको बहुत समझने की चीज है कि दो चीजें हैं, एक तो वो शुल्क जो आप दे रहे हैं, दूसरा है उस शुल्क के बाद आपको इनकम जो जनरेट होगी उसका लेखा कैसे करना है। तो समझिए, जो शुल्क आप देंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा जाएगा, और अगर इस शुल्क से आपको कोई इनकम मिल रही है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम कॉलम में लिखी जाएगी। इतनी चीजें आपको बता चुका हूं। एक पॉइंट और आपको बताता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही। सेल के बारे में बात करते हैं। सेल में क्या बात कर सकते हैं हम? रफ कर देता हूं।
संस्था के पास न्यूज़पेपर आते हैं, कुछ पुरानी संपत्तियां होती हैं, उनको संपत्तियों को संस्था सेल आउट भी करती है। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, संस्था में न्यूज़पेपर आते होंगे तो जब इसे सेल करती है तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में लिखा जाता है। एक और चीज संस्था सेल करती है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स या ओल्ड फर्नीचर। ऐसी चीजें भी संस्था के पास होती है, पुराना फर्नीचर है या स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ऐसी चीजों को भी संस्था सेल करती है। तो इन पे क्या कैसे लिखना जाना है, इसकी तरह आप नॉट इनकम में लिख दीजिएगा। इसको समझना है कि ऐसी संस्थाओं को जब ये चीजें बेचती हैं तो उसकी लागत भी दी हुई होती क्वेश्चन, तो उसकी कॉस्ट से आप कंपेयर करते थे। मतलब अगर कोई भी संपत्ति का मूल्य 3000 है, उसे 4000 में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ? 1000। जो प्रॉफिट होगा तो वो इनकम में लिखा जाएगा। इसी तरह अगर ऐसी वस्तुओं का मूल्य यानी लागत 3000 और बेचा गया 2500 में, तो 500 का नुकसान हो गया और 500 का नुकसान हो गया, तो इनकम एक्सपेंडिचर में से कहाँ जाएगी? जी हाँ, एक्सपेंडिचर कॉलम में लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रही होगी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझने के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, खुश रहिए और हमसे लगातार सीखते रहिए। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।